हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ सेशन की शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न है, संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन निहित है। संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन निहित है। यह न्यायपालिका में निहित है, या संसद में निहित है, या निदेशक तत्वों में निहित है, या मौलिक अधिकारों में निहित है। संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन किसमें निहित है? उत्तर करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर दें भाई। संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन निहित है नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। संविधान के किस भाग में निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ये तृतीय भाग में उल्लेख किया गया है, या द्वितीय भाग में उल्लेख किया गया है, या चतुर्थ भाग में उल्लेख किया गया है, या नवम भाग में उल्लेख किया गया है? तो बताने का प्रयास करें किस भाग में निर्देशक तत्वों को उल्लेख है। तो भाई तृतीय भाग में तो मौलिक अधिकार है, आप जान ही रहे हैं। तृतीय भाग में मौलिक अधिकार। द्वितीय भाग में वेतन और भत्ते से संबंधित है। द्वितीय भाग में नागरिकता से संबंधित है। तृतीय भाग में मौलिक अधिकार। द्वितीय भाग में नागरिकता। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है। तो चतुर्थ भाग में है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाइए। निर्देशक तत्वों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 39, या अनुच्छेद 40, या अनुच्छेद 51, या अनुच्छेद 441। निर्देशक तत्वों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 39 है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा कथन निर्देशक तत्वों के संबंध में सही नहीं है? निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये सिद्धांत कार्यपालिका तथा विधानमंडल के लिए निर्देशक हैं। निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। निर्देशक तत्व भारतीय प्रशासकों के आचरण के सिद्धांत हैं। निर्देशक सिद्धांतों का कानूनी महत्व है। निर्देशक सिद्धांतों का कानूनी महत्व नहीं है, यही आपका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 4 का सही ऑप्शन होगा, इनको कानूनी महत्व नहीं दिया गया है। ये राज्य के सुविधाओं के आधार पर, राज्य के जो आय के स्रोत हैं उनके आधार पर राज्य इनको अपने शासन व्यवस्था में लागू करता है। तो निर्देशक सिद्धांतों का कानूनी महत्व है नहीं भाई, कानूनी महत्व नहीं है। चलिए प्रश्न 5 पे आ जाएं। ये सिद्धांत ऊंचे ऊंचे आदर्शों की घोषणाएं हैं। ये वक्तव्य किसके बारे में कहा गया है? मौलिक अधिकार के बारे में, या मौलिक कर्तव्य के बारे में, या निर्देशक तत्व के बारे में, या प्रस्तावना के बारे में। तो ऊंचे ऊंचे आदर्श की घोषणाएं किसमें किया गया है? यह निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये ऊंचे ऊंचे आदर्शों की घोषणाएं हैं, जबकि ये सरकार की सुविधाओं के आधार पर ही लागू किए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान का वह भाग फेबियन समाजवाद की ही स्थापना करता है। ये कथन किस भाग के संबंध में है? भारतीय संविधान का यह भाग फेबियन समाजवाद की ही स्थापना करता है। ये कथन मौलिक अधिकार से संबंधित है, या निर्देशक तत्वों के संबंध में सही है, या मौलिक कर्तव्य के संबंध में, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान
का ये भाग फेबियन समाजवाद की स्थापना करता है। ये नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा कथन अधिक सही है? मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं। मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, या निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के ही भाग हैं, या मौलिक अधिकार निर्देशक तत्वों के ही भाग हैं। तो कौन अधिक सही है? तो इसमें सबसे ज्यादा सही ऑप्शन बा होगा। मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सी निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं? निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं? नहीं भाई, यही विशेषता नहीं है। निर्देशक तत्व सकारात्मक स्वरूप लिए हुए हैं? सही। निर्देशक तत्वों द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है? सही। निर्देशक सिद्धांत नैतिक आदर्श मात्र हैं? सही। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, भूमि सुधार कानूनों का लक्ष्य। भूमि सुधार कानूनों का लक्ष्य क्या है भाई? मौलिक अधिकारों को क्रियान्वयन, या नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन, या मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन, या राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो भूमि सुधार कानूनों का लक्ष्य है निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। संविधान लागू होने के प्रथम दशक में न्यायालय का मत था। भाई क्या मत था ये आपको देखना है। तो निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर अभिभावी होंगे। मूल अधिकार निर्देशक तत्वों पर अभिभावी होंगे। मूल अधिकार निर्देशक तत्वों के सहायक होंगे। निर्देशक तत्व नीति निर्देशक सिद्धांतों वाला अध्याय पवित्रतम अध्याय है। तो संविधान के लागू होने के प्रथम दशक में पूछ रहा भाई, प्रथम दशक में पूछा जा रहा है। तो प्रथम दशक में न्यायालय का मत था मूल अधिकार निर्देशक तत्वों पर अभिभावी होंगे। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य है। निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य है भाई, चलिए भाई बताने का प्रयास करें। साम्यवादी राज्य की स्थापना करना, या समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, या समाजवादी राज्य की स्थापना करना, या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो प्रश्न नंबर 11 में नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य क्या है? समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। इनमें से निर्देशक सिद्धांत नहीं है समान कार्य के लिए समान वेतन। महिलाओं के लिए आरक्षण, समान कार्य के लिए समान वेतन है। महिलाओं के लिए आरक्षण ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ये निर्देशक सिद्धांत है। पंचायती राज की स्थापना है। पर प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बा, महिलाओं के लिए आरक्षण ये मौलिक अधिकारों में दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। गांधी विचारधारा से संबंधित निर्देशक तत्व कौन सा है? बेकारी और बीमारी में सार्वजनिक सहायता करना। नहीं भाई ये नहीं है। संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीयकरण ना हो, ये भी नहीं। ये सब सामाजिक नीति निर्देशक तत्व हैं। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, यही गांधीवादी निर्देशक तत्व है भाई। ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा, ये सब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र हैं। आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक नीति निर्देशक तत्व हैं।
गांधीवादी विचारधारा से संबंधित निदेशक तत्व कुटीर उद्योगों की स्थापना है। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखें। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया निदेशक तत्व कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को पंच फैसलों द्वारा निपटाना, या मुफ्त कानूनी सहायता, या कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करना, या न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया निदेशक तत्व कौन है इन चारों ऑप्शन में से? सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बा, मुफ्त कानूनी सहायता। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बा, मुफ्त कानूनी सहायता। प्रश्न नंबर 15। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया निदेशक तत्व कौन सा है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया निदेशक तत्व उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने की व्यवस्था। हाँ भाई, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये नहीं, ये पहले से ये वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन, ये सब कुछ नहीं जोड़ा गया भाई। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। निदेशक सिद्धांतों की आलोचना का निम्न में से प्रमुख कारण क्या है? ये निदेशक तत्व सुविक्षाएं हैं, ये सिद्धांत अव्यवहारिक है, ये किसी निश्चित या संगत पूर्व दर्शन पर आधारित नहीं है, ये वैधानिक शक्ति प्राप्त या न्याय योग्य नहीं है। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। इनकी आलोचना की जाती है इस आधार पर कि ये वैधानिक शक्ति प्राप्त या न्याय योग्य नहीं है। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखे भाई। निदेशक तत्वों के बारे में यह कथन किसका है? यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ऐसा वाक्य किसने कहा था? जेनिंग्स ने कहा, या केटी शाह ने कहा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, या अंबेडकर जी ने कहा? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें तो हम आपको बताते हैं केटी शाह महोदय ने कहा था यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखें। 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या है? नए आर्थिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन था, या मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन था, या निदेशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन था, या 20 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन था। तो 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर दें भाई। बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से, या मौलिक कर्तव्य से, या निदेशक तत्वों से, या प्रस्तावना से? तो बेरोजगार भत्तों को बेरोजगारी देना की व्यवस्था का वर्णन नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाए। आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंधित निदेशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं? आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंधित निदेशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं? तो ये निहित हैं भाई, क्या अनुच्छेद 39 में, या अनुच्छेद 50 में, या अनुच्छेद 43 में, या अनुच्छेद 47 में? उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंधित निदेशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 39 में निहित हैं। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा।
चलिए प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध क्या है? गांधीवादी राज की स्थापना करना, या कल्याणकारी राज की स्थापना करना, या समाजवादी राज की स्थापना करना, या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। तो हम आपको बताते हैं संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। भाई सेशन को लाइक करते रहें और चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करें ताकि ये चैनल अधिक से अधिक लोकप्रिय हो सके। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 22। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने किसके महत्व को स्थापित किया था? अनुच्छेद 22 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने किसके महत्व को स्थापित किया था? मौलिक अधिकारों के महत्व को, या प्रस्तावना के महत्व को, या निदेशक तत्वों के महत्व को, या मौलिक कर्तव्यों के महत्व को? प्रश्न नंबर 22 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के महत्व को स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों का निर्माण, प्रबंध में मजदूरों की सहभागिता और वन्य जीव का संरक्षण जैसे सिद्धांत दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं भाई भाग 4 निदेशक तत्वों के अध्याय में। प्रश्न 23 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। संविधान के भाग में किस भाग में ग्राम पंचायतों का निर्माण, प्रबंध में मजदूरों की सहभागिता और वन्य जीव का संरक्षण जैसे सिद्धांत किस भाग में दिए गए हैं? तो अब इसका ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। भाग 4 निदेशक तत्वों के अध्याय में। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन आपका बा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 24। 25वें संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था? प्रश्न नंबर 24 देखिए भाई, 25वें संविधान संशोधन का उद्देश्य मौलिक अधिकारों के महत्व को बढ़ाना था, या राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि करना था, या नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व को बढ़ाना था, या प्रस्तावना के महत्व को बढ़ाना था। तो 25वें संविधान संशोधन का उद्देश्य था नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व को बढ़ाना था। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखें। निम्न में से कौन सा वक्तव्य गलत है? आपको ये देखना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा वक्तव्य गलत है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसके बाद में आगे देखिए, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा गया है। नीति निर्देशक तत्व लक्ष्य हैं और मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। मूल अधिकार लक्ष्य है और नीति निर्देशक तत्व वे साधन हैं जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 25 में भाई द ऑप्शन गलत है और यही आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 में द ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। मूल अधिकार लक्ष्य नहीं, नीति निर्देशक तत्व लक्ष्य हैं और मूल अधिकार वही साधन है जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। इसमें उल्टा लिखा गया है, ऑप्शन दा में उल्टा लिखा गया है, यही ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का निदेशक तत्व नहीं है? सरकार यह प्रयत्न करेगी कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। गाय तथा गाय की संतान दुधारू पशुओं का वध बंद हो। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण को प्रोत्साहन मिले। चौथा देख लेते हैं, पंचायतों को स्वशासी संस्थाओं के रूप में
विकसित किया जाए। तो प्रश्न नंबर 26 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 26, तो प्रश्न नंबर 26 में क्या है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिले, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? समान कार्य के लिए समान वेतन है, गाय तथा गाय की संतान और दुधारू पशुओं का वध बंद हो, पंचायतों को स्वशासी संस्थाओं के रूप में विकसित किया जाए, पर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिले, ऐसा इसमें नहीं है, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 देख लें। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व परस्पर पूरक हैं, एक के लिए एक दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं। न्यायपालिका ने यह किस वाद में कहा था? किस वाद में न्यायपालिका ने ऐसा कहा कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे के लिए त्याग या आवश्यक नहीं है, एक दूसरे के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। तो ये न्यायपालिका ने कहा था केशवानंद भारती केस में, या मिनरवा मिल्स केस में, या गोलकनाथ के केस में, या बनारसी दास के केस में। प्रश्न नंबर 27 का उत्तर करने का प्रयास करें। प्रश्न को सही से पहले समझेंगे, फिर ऑप्शन को सही से देखेंगे, फिर उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 27 में उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर पूरक हैं, एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। न्यायालय ने ये मिनरवा मिल्स केस में कहा था, मिनरवा मिल्स केस में। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 देख लें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्रियान्वयन की प्रगति का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या है? तो प्रश्न नंबर 28 को उत्तर करें भाई। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्रियान्वयन की प्रगति का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या है? बिचौलियों का समापन, या योजना आयोग, या लोकायुक्त, या चुनाव प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 28 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्वयन की प्रगति का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है बिचौलियों का समापन। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 देख लें। नीति निर्देशक तत्व जिसको संविधान में स्थान 42वें संविधान संशोधन द्वारा मिला, वो कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में क्या जोड़ा गया? प्रश्न नंबर 29 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये पर्यावरण की रक्षा, या कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, या समान कार्य के लिए समान वेतन, या अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति आदर भाव बढ़ाना। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व जिसको संविधान में स्थान दिया गया, वो ऑप्शन आपका पर्यावरण की रक्षा। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण अतिक्रमण करता है। भाई किसका अतिक्रमण कर रहा है ये? समानता के अधिकार का, या निदेशक तत्व का, या स्वतंत्रता के अधिकार का, या कल्याण की भावना का। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण अतिक्रमण करता है। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन आपका बा सही होगा, नीति निर्देशक तत्वों का। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखें। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान ठीक नहीं है?
आपको बताना है किस जोड़े का मिलान ठीक नहीं है। प्रश्न नंबर 31 में देखेंगे भाई। तो प्रश्न नंबर 31 का उत्तर करने का प्रयास करें। बच्चों और युवा वर्ग की शोषण से रक्षा, अनुच्छेद 39, ये भाई मिलान ठीक है। काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, अनुच्छेद 41, ये भी भाई सही है। और आगे देखते हैं। 14 वर्ष से कम आय वाले बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में भाई ये भी आपका ऑप्शन सही है। स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं और स्थानों की रक्षा, अनुच्छेद 48। यह अनुच्छेद 48 ए में नहीं दिया गया है, अनुच्छेद 49 में दिया गया है भाई। यही ऑप्शन आपका गलत है, यह अनुच्छेद 48 ए में नहीं है। राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों एवं वस्तुओं की रक्षा का गारंटी, अनुच्छेद 49 नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 49 में दिया गया है। यही ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 32। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो परिवर्तन किए गए, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। पूछा जा रहा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो भी जोड़ा गया उसमें कौन सा वक्तव्य सही है। देखिए 3 वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें कौन कौन सा वक्तव्य सही है, कोड के माध्यम से आपको उत्तर देना है। तो चलिए भाई, इसने राज्य की नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाया। या 2 देखिए, इसने राज्य के द्वारा उपक्रमों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता प्राप्त करने की व्यवस्था की। या इसने दहेज प्राप्त को दंडनीय अपराध बनाया। प्रश्न नंबर 32 का उत्तर करने का प्रयास करें, कोड की सहायता से आपको उत्तर देना है। तो देखिए, इसने राज्य को नागरिकों की निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाया, ये तो भाई सही है। इसने राज्य के द्वारा उपक्रमों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता प्राप्त करने की व्यवस्था की, ये भी सही है। तो 1, 2 सही है। इसने दहेज प्राप्त को दंडनीय अपराध बनाया, ये गलत है। तो 1, 2 जिसमें ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो 1, 2 ऑप्शन आ में है, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33। समान सिविल संहिता के विषय में कौन से या कौन सा वक्तव्य सही है। समान सिविल संहिता के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। चलिए ऑप्शन पे को देखते हैं, फिर उत्तर करने का प्रयास करते हैं। तो राज्य के लिए यह एक बाध्यकारी स्थिति है कि एक समान सिविल संहिता सब पर लागू की जानी चाहिए। दूसरा देखें, समान सिविल संहिता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 3 में दिया गया है, ये गलत। समान सिविल संहिता संबंधी प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता, लागू होता है। फिर देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि 10 वर्ष की अवधि में समान सिविल संहिता सभी पर लागू कर दी जाएगी। तो आपको कोड के सहायता से उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 33 का कोड की सहायता से उत्तर देने का प्रयास करें। तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि 10 वर्ष की अवधि में समान सिविल संहिता सभी पर लागू कर दी जाएगी। ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है भाई, ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। राज्य के लिए यह एक बाध्यकारी स्थिति है कि एक समान सिविल संहिता सब पर लागू की जानी चाहिए, ये तो भाई
सही है। चलिए एक सही हो गया। समान सिविल संहिता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 3 में दिया गया है, ये गलत है। समान सिविल संहिता संबंधी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है, पहले नहीं लागू होता था, अब लागू होगा भाई, ये भी सही हो जाएगा अभी तो। भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि 10 वर्ष की अवधि में समान सिविल संहिता सभी पर लागू कर दी जाए। तो पहले जब क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग 2 और 3, 2, 1 और 2 प्रश्न देख लें। वक्तव्य सही है तो ये राज्य के लिए बाध्यकारी है, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 3 देखें, समान सिविल संहिता संबंधी प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगा। भाई होगा, अब होगा, पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था, अब लागू होगा। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? सभी सही है, तो ये अभी इसमें सभी गलत हैं। 3 नंबर केवल सही था, पर अब वर्तमान हालात में ये 3 नंबर भी नहीं है, तो कोई ऑप्शन आपका सही उत्तर नहीं है। प्रश्न नंबर 34, निम्न नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था? प्रश्न नंबर 34 देखें भाई। पर्याप्त जीविका साधन का नागरिकों का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, गाय बछड़ों के वध करने पर प्रतिबंध। तो नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था? मूलतः नहीं, यही नहीं था भाई, निःशुल्क कानूनी सहायता। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा, निःशुल्क कानूनी सहायता। चलिए प्रश्न नंबर 35 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 35 देखें भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वक्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वक्तव्य नहीं है? आप पढ़ें। मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच कोई सारभूत विभाजन नहीं है। सही है भाई। मूल अधिकार तथा निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक तथा अनुपूरक हैं। सही है भाई। यदि मूल अधिकार सरकार और विधायिका के लिए ना करने योग्य बातों का निरूपण करते हैं, तो निर्देशक तत्व करने योग्य बातों का निरूपण करते हैं। चलिए अब देखें। संविधान के भाग 4 का संबंध व्यक्तिक स्वतंत्रता के क्षेत्रों और राज्य द्वारा उन पर रोक लगाए जा सकने की सीमा से हैं। तो भाग 3 का संबंध उन सकारात्मक कर्तव्यों से है जिनका भार सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्श को प्राप्त करने के लिए राज्य पर डाला गया है। तो प्रश्न नंबर 35 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो प्रश्न नंबर वक्तव्य सही नहीं है, तो आ सही है भाई। ये वक्तव्य तो सही है, मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच कोई सारभूत विभाजन नहीं है। सही। मूल अधिकार तथा निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक तथा अनुपूरक हैं। ये सही। यदि मूल अधिकारों और विधायिका के बीच, विधायिका के लिए न करने योग्य बातों का निरूपण करते हैं, तो निर्देशक तत्व करने योग्य बातों का निरूपण करते हैं। ये भी सही है भाई। तो क्या नहीं सही है? ऑप्शन द नहीं सही है, और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 36 देखें। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? प्रश्न नंबर 36 देखें। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो इस समस्त नीति निर्देशक सिद्धांतों को, या केवल अनुच्छेद 39 बा तथा सा में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व को,
या किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांत को या पर्यावरण से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत को। तो वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो ये किसी भी नीति निर्देशक तत्वों को, किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर वरीयता प्राप्त है। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 37 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 37 देख लें। भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रश्न नंबर 37 में देखें, भारतीय संविधान के किस भाग को आर्थिक न्याय को, भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो प्रस्तावना और मौलिक अधिकार को नहीं भाई, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को आर्थिक न्याय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों को। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 38, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद का सर्वप्रथम प्रश्न कब उठा? तो ये प्रश्न कब उठा था भाई? सीधे आपको ऑप्शन पे आना है, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य में। सीधा उत्तर पे आ जाए भाई, ऐसे में विकल्प देखने की जरूरत नहीं। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य सर्वप्रथम विवाद चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य में उठा था। चलिए प्रश्न नंबर 39 पे, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39। तो ये किया गया है श्रमिकों की भागीदारी का वर्णन अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, ये अनुच्छेद 45 है भाई। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का वर्णन अनुच्छेद 43 ही है। आपका ऑप्शन बा सही होगा। प्रश्न नंबर 40 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो पर्यावरण से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा है? अनुच्छेद 43 का में है, या अनुच्छेद 45 में, या अनुच्छेद 48 का में है, या अनुच्छेद 51 में है? तो पर्यावरण से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 48 में है भाई, 48 में है। इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न था। इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।